हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की जो हमारी किताब है ईवीएस की, जिसका नाम है आसपास। उसका पाठ नंबर 19 और पाठ का नाम है किसानों की कहानी बीज की जुबानी। बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। चलिए अब इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ में एक बाजरे का बीज किसान की कहानी बता रहा है। उस बाजरे के बीज को कुछ साल पहले एक लकड़ी के बक्से में रख दिया गया था और आज जब लकड़ी का बक्सा खोला गया है तब वह बाजरे का बीज हमें एक कहानी सुना रहा है। चलिए देखते हैं कि उसने क्या कहानी सुनाई। मैं हूँ नन्ना बाजरा। बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के इस सुंदर बक्से में रखा गया था। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये सुंदर सा बक्सा लकड़ी का है जिसमें बाजरे के बीज को रख दिया गया था। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे किसान दामजी भाई के परिवार की भी कहानी है। और बच्चों, इस बाजरे के बीज को दामजी भाई नाम के किसान ने इस लकड़ी के बक्से में रख दिया था। आगे वह बीज कहता है कि अगर आज यह कहानी ना सुनाई तो शायद फिर कभी ना सुना पाऊँ। मैं जन्मा था गुजरात के वानगाम में। गुजरात में एक गांव है वानगाम, जहाँ पर ये बीज है। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्योहार का माहौल था। बच्चों, किसान की जब फसल अच्छी होती है तो वह उसका त्योहार मनाते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं। जो बीज है ये बताता है कि वो इलाका अनाज साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। आमतौर पर बच्चों किसान ऐसा ही करते हैं, वे फसल में से कुछ अच्छे बीज निकाल लेते हैं ताकि उन्हें अगले साल अगली फसल के लिए बो दिया जाए। इसी तरह बीजों का वंश चलता है। सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर उसमें बीजों को रखा जाता है। मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। और देखिए, इसी तरह का एक ये बक्सा था जिसमें बाजरे के बीज को रख दिया गया। हमें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाईं। तब और बीजों के साथ मैं भी यहीं रहने लगा। उस समय दामजी भाई के सभी चचेरे भाई भी उनके साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते। जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते और अपनी फसल के पकने की खुशी मनाते। तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सीलबंद कर देते। कोयले के अंगारों में मटकों को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधियूं। गुजराती में ऊंधियूं का मतलब है उल्टा, क्योंकि मटके को उल्टा करके ही सब्जी बनाई गई थी। ऊंधियों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सौंधी खुशबू, वाह! साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ। ये देखिए, इस चित्र में दिखाया भी गया है कि वह किस तरीके से भोजन कर रहे हैं। तरह तरह की सब्जियां, अनाज अलग अलग मौसम में उगाई जाती थीं। किसान अपनी ज़रूरत के अनाज सब्जी घर में रख लेते थे और बाकी का शहर के दुकानदारों को बेच देते। अनाज और सब्जियों के अलावा कभी कभी थोड़ी कपास यानी रुई भी उगाई जाती। सूत की कताई और बुनाई भी घर में ही चरखों और करघों पर की जाती थी। और बच्चों, उस समय कपड़े का जो सूत धागा होता है उसकी कताई और बुनाई भी घर पर ही चरखों पर कर लिया करते थे। बताओ, पहला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती हैं? किस अनाज से? इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, हमारे घर में गेहूं और मक्का की रोटियां बनती हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी ज्वार या बाजरे की रोटी खाई है? तुम्हें कैसी लगी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हाँ, मैंने बाजरे की रोटी खाई है। मुझे बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगी। फिर प्रश्न आते हैं पता करो और लिखो के अंतर्गत। इसमें पहला है, तुम्हारे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हमारे घर में अनाज
और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए उसे डिब्बों में बंद करके रखा जाता है और उसमें नीम के पत्ते डाल देते हैं। अगला प्रश्न, अलग अलग मौसम में खेती से जुड़े त्योहार कौन कौन से हैं? इनमें से किसी एक त्योहार के बारे में जानकारी इकट्ठी करो, जैसे त्योहार का नाम, किस मौसम में मनाते हैं, किन किन राज्यों में मनाया जाता है, क्या क्या खाना पकाया जाता है, उस त्योहार को कैसे मनाते हैं, सब मिलकर या अपने अपने घरों में। तो हम इसके उत्तर लिखते हैं कि अलग अलग मौसम से जुड़े त्योहार निम्नलिखित हैं: लोहड़ी, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, बैसाखी, पोंगल, ओणम। अब हम इसमें से एक त्योहार लेते हैं लोहड़ी। उसके बारे में हम लिखेंगे कि लोहड़ी का त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इस दिन लोग रेवड़ी और मूंगफली खाते हैं। इस त्योहार को सब मिलकर मनाते हैं। प्रश्न है, अपने घर में बड़ों से पूछो, क्या खाने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके ज़माने में बनाई जाती थी पर अब नहीं? जब हमने अपने बड़ों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बड़ों के ज़माने में बनाई जाती थी पर अब नहीं बनाई जाती हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि तुम्हारे इलाके में कौन कौन से अनाज और साग सब्जी उगाए जाते हैं? क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसी चीज़ उगाई जाती है जो दूर दूर तक मशहूर है? हम इसका उत्तर लिखेंगे कि हमारे इलाके में अनाज में गेहूँ, चावल और मक्का, और साग सब्जी में आलू, मटर, पालक, गोभी आदि सब्जियां उगाई जाती हैं। हमारे इलाके में उगाए जाने वाला आलू दूर दूर तक मशहूर है। आपके इलाके में जो सब्जी या अनाज मशहूर हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि क्या इन अनाजों को पहचान पा रहे हो? बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ अनाज के दानों के चित्र दिए गए हैं, जैसे कि ये है मक्का, ये है सरसों के दाने, ये बाजरा, ये है गेहूँ। आगे बढ़ते हैं बदलाव। कुछ सालों में गांव में कई बदलाव आए। कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुंच गया। कहते थे दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए बांध से यह पानी यहाँ लाया गया था। बच्चों देखिए, ये जो नदियाँ होती हैं इन पर सरकार बांध बना देती है। फिर क्या होता है कि बांध के बाद बनाने के बाद यहाँ से छोटी छोटी नहरें निकाल करके इस पानी को उन जगहों पर पहुंचाया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है, और इन्हीं नहरों से खेतों की सिंचाई दूर के इलाकों में भी हो जाती है। बांध बन गया था, नहर से पानी भी आ गया था, फिर बिजली भी पहुंच गई। बस बटन दबाओ तो रोशनी। धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह यानी गेहूं और कपास की ही फसल उगाने लगे, जिन्हें बेचकर ज़्यादा फायदा हो। जब फायदा ज़्यादा हो रहा है इन फसलों में तो किसान भी यही फसल उगाने लगे। दामजी भाई की खेतों से हम ज्वार, बाजरे और साग सब्जियों की तो छुट्टी ही हो गई। मतलब दामजी भाई के खेतों में अब ज्वार, बाजरे और साग सब्जियां नहीं उगाई जाती थीं, क्योंकि वो भी अब गेहूं और कपास उगाने लगे थे। किसान बीजों को भी बाजार से खरीदने लगे। लोग कहते थे नई तरह के बीज हैं। अब किसानों को पुराने बीज रखने की ज़रूरत नहीं थी। अब तो खास मौक़ों पर ही मिलकर खास खाना पकाया जाता। सब पुराने खाने के स्वाद को याद करते, मगर बीज ही बदल गए तो स्वाद कैसे ना बदले। फिर बाजार से खरीदी सब्जी से घर की ताज़ी सब्जी का मज़ा थोड़े ही आ सकता है, क्योंकि घर की सब्जी जो ताज़ी बनती है उसका स्वाद अलग ही होता है। दामजी भाई अब बूढ़े हो गए थे। उनका बेटा हसमुख खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा, यानी अब जिम्मेदारी उनके बेटे हसमुख ने ले ली थी। हसमुख खेती से खूब मुनाफा कमा रहा था। वह बहुत फ़ायदा ले रहा था। उसने अपने पुराने घर को नया बनाया, खेती में भी नई नई चीज़ें लाया, पानी के लिए बिजली का पंप लगाया, और शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली, और ज़मीन जोतने के लिए ट्रैक्टर। तो जो काम करने में बैलों को कई दिन लगते वह काम ट्रैक्टर कुछ ही समय में कर लेता। हसमुख कहता अब हम सोच समझकर खेती कर रहे हैं, वही उगा रहे हैं जो बाजार में बेचा जा सके। मुनाफे के पैसों से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और ज़्यादा तरक्की भी कर सकते हैं। बच्चों यहाँ देखिए चित्र में दिखाया गया है कि ये ट्रैक्टर ले लिया उसने,
बिजली का पंप लगवा लिया है और देखिए गांव में बिजली भी आ गई है। मगर बक्से में पड़े हम पुराने बीजों को ऐसी तरक्की पर शक था। हम तो सोचते ही रह गए, यह कैसी तरक्की, हमारी और बैलों की तो छुट्टी ही हो गई, क्योंकि हमारा और बैलों का तो अब कोई काम ही नहीं रहा। ट्रैक्टर ने खेत पर काम करने वाले लोगों को भी बेरोजगार कर दिया, क्योंकि अब जुताई का काम जो है वो ट्रैक्टर ही करने लगा था। चर्चा करो। प्रश्न है कि बाजरे के बीज ने दामजी भाई की खेती और हसमुख की खेती जैसे सिंचाई, जमीन जोतना इत्यादि में क्या क्या अंतर देखे, वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो हमने देखा कि दामजी भाई खेतों में बारिश के पानी से सिंचाई करते थे, लेकिन हसमुख ने सिंचाई के लिए बिजली का पंप लगवा लिया। दामजी भाई खेत जोतने के लिए बैलों का उपयोग करते थे, मगर हसमुख ने खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर ले लिया था। दामजी भाई अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाते थे, लेकिन हसमुख सिर्फ वही फसलें उगाता था जिससे उसको मुनाफा होता था, जिससे उसको फायदा होता था, वो वही फसलों को उगाता था। अगला प्रश्न है कि हसमुख कहता खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं, तुम तरक्की से क्या समझते हो। बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि मेरे हिसाब से तरक्की का मतलब है अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, जीवन में अच्छे काम करना और अच्छा जीवन जीना। हम इसी को तरक्की समझते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। लिखो पर तुम अपने गांव या इलाके में क्या क्या तरक्की देखना चाहोगे। मैं अपने इलाके में अच्छे स्कूल, पक्की सड़कें, पानी बिजली की सुविधा, संचार और यातायात के साधनों की सुविधा और अच्छे अस्पताल देखना चाहूँगा। मैं अपने इलाके में इन्हीं सब चीज़ों की तरक्की देखना चाहूँगा। खर्चे पर खर्चा। अगले 20 सालों में बहुत से बदलाव आए। गाय बैल नहीं तो गोबर की खाद भी नहीं। हसमुख ने नई महंगी खाद डालनी शुरू की। नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल पर जल्दी कीड़े लग जाते और इन कीड़ों से बचाने के लिए फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता। उफ, क्या बदबू थी उनकी, यानी जब दवाइयाँ छिड़की जाती थीं तो उसकी बदबू भी बहुत गंदी थी। हसमुख का काफ़ी पैसा इन सब पर खर्च होने लगा। नहर का पानी भी कम हो रहा था। अब हसमुख के गांव में सभी ने अपने अपने पंप लगाकर जमीन के बहुत नीचे से खूब पानी खींचा। खर्चे पर खर्चे। मुनाफे का पैसा बैंक के कर्जे में कटने लगा। और मुनाफा भी क्या, जब सभी लोग कपास उगाते तो कपास की कीमत भी कम ही मिलती, क्योंकि फसल ही बहुत ज़्यादा हो जाती थी। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों ने जैसे ज़मीन की जान ही खींच ली, क्योंकि ज़मीन भी अब खराब होने लगी थी। खेती करना और उससे अपना गुजारा चलाना अब मुश्किल होता जा रहा था। हसमुख भी पहले जैसा ना रहा, क्योंकि कर्जा बढ़ रहा है, फसल भी अच्छी नहीं हो रही है। चिड़चिड़ा हो गया था। उसका जवान बेटा परेश पढ़ लिख कर खेती का काम नहीं करना चाहता। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा है। कभी रात रात भर नहीं लौटता और कभी हफ्ते भर भी नहीं लौटता। परसों घर आया तो कुछ ढूंढने लगा। उसने माँ से पूछा कि बा, दादाजी का वह पुराना बीजों का बक्सा कहाँ है। ट्रक को ठीक करने वाले औजार रखने के काम आएगा। तो अब समझे मैंने तुम्हें अपनी कहानी क्यों बताई। वो लकड़ी का बक्सा निकाला गया था और उसी में से ये बीज निकला और इसने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। सोचो और चर्चा करो। आगे चलकर हसमुख की खेती का क्या हुआ होगा। हसमुख ने खेतों में महंगी खाद डालनी शुरू कर दी थी। वह फसलों पर महंगी दवाई का छिड़काव भी करने लगा था। इससे उसका खर्च बढ़ने लग गया था। दवाई के छिड़काव से उसके खेत भी खराब होने लगे थे। इन सभी बातों से पता चलता है कि आगे चलकर हसमुख की खेती कम हो गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। दामजी भाई के बेटे हसमुख ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया। हसमुख का बेटा परेश खेती न करके ट्रक चला रहा है। उसने ऐसा क्यों किया होगा। हमने पढ़ा था कि हसमुख के बेटे परेश को पता था कि खेती से कोई फायदा नहीं हो रहा है। वह बैंक के कर्ज को लेकर भी परेशान था। उसने बैंक के कर्ज को उतारने के लिए ट्रक ड्राइवर का
काम करना शुरू किया। अगला प्रश्न, बीज को शक था कि जो हंसमुख के साथ हुआ वह तरक्की नहीं है, तुम्हें क्या लगता है? हम उत्तर लिखेंगे कि बीज को शक था कि जो हंसमुख के साथ हुआ वह तरक्की नहीं है। हंसमुख ने महंगे बीज और खाद डालकर खेती की, लेकिन इससे उसकी ज़मीन खराब होती चली गई और बैंक का कर्ज भी बढ़ गया। उसका सारा मुनाफा बैंक का कर्ज देने में ही चला जाता था, इसलिए इसे तरक्की नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है कि क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानने में कुछ दिक्कतें भी हैं, और वो क्या बदलाव हैं? हम उत्तर लिखेंगे कि हाँ, हमारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानने में दिक्कतें हैं। जैसे यातायात के साधन बढ़ गए हैं, मगर उनसे वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ गया है, और वायु प्रदूषण से तो सांस की बहुत सारी बीमारियां होने लगी हैं। दूसरा है कि कंप्यूटर और मोबाइल से काम आसानी से और जल्दी हो जाते हैं, मगर इनसे आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा है कि बड़ी फैक्ट्रियों के लगने से रोजगार बढ़ा है, लोगों को नौकरियां तो मिली हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी और कचरे से परेशानियां होती हैं। अखबार में छपी रिपोर्ट पढ़ो और उस पर चर्चा करो। ये खबर 18 दिसंबर 2007 में छपी थी और आंध्र प्रदेश की है। यहाँ के कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए हैं, उन्हें जेल भेज दिया गया है। ऐसे ही एक किसान है नालप्पा रेड्डी, उन्होंने बैंक से 24,000 रुपये कर्जा लिया था। यह कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार यानी किसी सेठ से भी भारी ब्याज पर कर्जा लिया, तो कुल 34,000 रुपये देकर भी उनका सारा कर्जा ना पूरा हुआ। वे कहते हैं ये बैंक किसानों को तो छोटा सा कर्जा ना चुकाने पर जेल भेज रहे हैं, पर बड़े व्यापारी, उद्योगपति, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाते, उन्हें कुछ नहीं कहते। देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटे की कहानी आंध्र प्रदेश के नालप्पा रेड्डी जैसी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1997 से लेकर सन 2005 तक 1.5 लाख किसान अपनी जान खुद ले चुके हैं। यह संख्या शायद इससे भी ज़्यादा हो। यानी किसान जब बैंकों से लोन लेते हैं, उसके बाद उनकी अगर फसल अच्छी नहीं होती किसी कारणवश, तो वो बैंक का कर्जा चुका नहीं पाते, और इसी डर से कि उन पर कोई देनदारी बन जाएगी, कोई कार्रवाई ना हो जाए, वे आत्महत्या कर लेते हैं। आगे है प्रोजेक्ट कार्य। तुम्हारे मन में खेती से जुड़े क्या क्या सवाल उठते हैं? सब मिलकर कुछ सवाल बनाओ और किसी किसान से पूछो। जैसे किसान एक साल में कितनी तरह की फसल उगाते हैं, किस फसल को कितने पानी की ज़रूरत होती है। अपने आसपास किसी खेत या बाड़ी पर जाओ, वहाँ लोगों से बात करो और आसपास देखो, एक रिपोर्ट तैयार करो। तो बच्चों, ये दोनों प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य के आप स्वयं करेंगे। आगे देखते हैं कि गुजरात में रहने वाले कक्षा 5 के बच्चों ने भास्कर भाई का फार्म देखा और उस पर एक रिपोर्ट लिखी। तुम भी पढ़ो। बच्चों, फार्म एक बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन होती है जहाँ पर खेती के साथ साथ हम जानवरों को पाल कर भी रख सकते हैं। देखते हैं, इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। ये रिपोर्ट देहरी गांव की है, जिसको भास्कर भाई की बाड़ी कहा गया। जब बच्चे वहाँ पे गए तो इन्होंने कहा कि हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख गए। बाप रे, एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल! हमें लगा वे तो ज़रूर बाजार से खरीद महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे, पर बाड़ी में घुसते ही हम हैरान रह गए। पूरी ज़मीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस। बच्चों, खरपतवार वे पौधे होते हैं जो बिना वजह अपने आप ही फसल में उगाते हैं और इनको किसान उखाड़ करके फेंक देते हैं। कुछ पेड़ों की एक आध सूखी शाखा देखकर लगा उसे कीड़ों ने खाया है। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे, वो किस लिए? हमने पूछा तो भास्कर भाई ने बताया कि इन पौधों को क्रोटोन कहते हैं। इनकी जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर नहीं जाती। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी ज़मीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से। ध्यान से ज़मीन को देखा तो केंचुए दिखे। कितने सारे केंचुए ही केंचुए थे। पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया
कि ये केंचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया कि उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केंचुओं को रखा है। वे रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी, फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहती है। कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है और बाजार की खाद से ज़्यादा अच्छी और सस्ती खाद भी मिल जाती है। फिर हमने इस फार्म में उगे कई फल भी चखे, मज़ा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी जाना हमने। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाजरे के बीज का सफ़र खेत से प्लेट तक। बच्चों, कुछ चित्रों को देखो और बताओ कि हर चित्र में क्या दिख रहा है। चित्र 2 में बाजरे की बाली ओखली में रखी है। मूसली से कूटकर बाजरे के दानों को बाली से अलग करते हैं। अलग किए गए बाजरे के दाने चित्र 3 में दिख रहे हैं। आजकल यह काम हाथ से नहीं बल्कि एक बड़ी मशीन थ्रेशर से किया जाता है। दोनों एक ही काम करने के अलग अलग तरीके हैं जिन्हें हम तकनीक भी कह सकते हैं। चलिए चित्रों को देखते हैं। ये देखिए, ये पहला चित्र है, इसमें फसल काटी जा रही है। दूसरे चित्र में इसको ओखली में मूसली से कूटा जा रहा है और यहाँ देखिए ये बीज निकल के आ गए हैं। फिर देखिए यहाँ पर इनको चौथे चित्र में पीसा जा रहा है चक्की की, हाथ की चक्की से। यहाँ पर इनका आटा तैयार हो गया है। देखिए, फिर इस छठे नंबर के चित्र में इस आटे को गूंथ लिया गया है। इस चित्र में इसकी रोटी बनानी शुरू हो गई है और यहाँ देखिए इस चित्र में इस रोटी को सेका जा रहा है और ये रोटी पक कर के प्लेट में आ गई है। चलिए अब इस रोटी का आनंद लेते हैं। हम क्या समझे? हमारे खाने में कई बदलाव आए हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? बाजरे के बीज की कहानी और बड़ों से मिली जानकारी के आधार पर लिखो। हम उत्तर लिखेंगे कि पहले हर प्रकार की खेती की जाती थी, लेकिन आजकल ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसलें ही उगाई जाती हैं। पहले लोग अधिकतर घर पर ही खाना खाया करते थे, पर आजकल लोग बाहर का खाना जैसे बर्गर, पैटी, पिज़्ज़ा आदि खाना पसंद करते हैं। एक और प्रश्न दिया गया है कि अगर सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं, एक ही तरह की फसल उगाएं तो क्या होगा? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि अगर सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं, एक ही तरह की फसल उगाएं तो इससे ज़मीन के कुछ विशेष पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वह फसल बार बार उन्हीं पोषक तत्वों को लेती रहेगी और कुछ समय बाद वह ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती। और एक ही तरह की फसल उगाते रहने से उस फसल के दाम भी घट जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा यह पाठ खत्म होता है। आसपास के अन्य पाठों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पसंद आने पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।